चलिए, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये सभी प्रश्न साइंस के हैं, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आपको भी कक्षा 10 में अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे अनदेखा नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपका पहला प्रश्न हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो ये धोने वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा। इसका पूरा सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। धोने वाला सोडा होता है। और खाने वाला सोडा हो गया, जो कि खाने वाला सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि खाना कौन बनाती है, तो बाई बनाती है। तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाला सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो आपको ध्यान में रखना है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका NaHCO3। ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का जो खाने वाला सोडा होता है उसका अणुसूत्र है NaHCO3। और जो कि है धोने वाला सोडा उसका हो जाएगा Na2CO3 × 10H2। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। एक बार और फिर से सुन लीजिएगा। धोने वाला सोडा हो जाएगा उसका अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2। धोने वाला सोडा हो जाएगा। खाने वाला सोडा आपको पूछ सकता है, या वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा पूछ ले तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है, तो बाई बनाती है। तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे कठोरतम तत्व है, सबसे कठोरतम तत्व है हीरा। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, हीरा सबसे कठोरतम तत्व है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ये भी पूछा जाता है कि इस हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है अकीरीय तत्व कौन है। अकीरीय तत्व कौन है, आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा अकीरीय तत्व कौन है। हीलियम। तो हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकीरीय तत्व हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी अपना क्लासेस के YouTube चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इसमें हमने चर्चा किया था अकीरीय गैस के बारे में। अकीरीय गैस कौन कौन हो जाएगा, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी हीलियम यानी कि अकीरीय गैस है। अकीरीय गैस को ही नोबल गैस भी कहा जाता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है। अकीरीय तत्व कौन कौन हो जाएगा, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसे ही अकीरीय गैस कहते हैं और इसे ही नोबल गैस भी कहा जाता है। और बात करें ये कौन से समूह का तत्व होता है, तो समूह 18 के तत्व होते हैं, जिसे शून्य तत्व भी कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में इस पर फुल डिटेल के साथ डिस्कशन किया था, तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है सभी बातों को। आपका अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। तो बिल्कुल सही है, परमाणु संख्या के आधार पर ही आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया था। पिछले वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा किया था, तो आपको उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उस पर फुल डिटेल में हम लोग चर्चा किया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मोसले को कहा जाता है। इन्होंने ही आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। किसने सजाया था, तो मोसले ने सजाया था। और जो विज्ञानी थे, मान लीजिए मेंडलीव थे, न्यूलैंड थे, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। जो आवर्त सारणी है उसे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसने सजाया था, तो न्यूलैंड हो गया चाहे मेंडलीव हो गया, ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था और मोसले ने सजाया था। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, अकीरीय। अभी हमने ही चर्चा किया है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी अकीरीय तत्व है। तो हीलियम की जगह नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब भी दे सकता है आपको। तो ध्यान में रखना है सभी बात को कि हीलियम
जो है कि अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व कौन कौन हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय तत्व है और इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। तो सभी बात को ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु बोला गया है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ग्रेफाइट है वो अधातु है और विद्युत का सुचालक है। अब बात करें सुचालक की, यानी कि धातु की, इसमें अधातु तो ग्रेफाइट हो गया और धातु अगर पूछ ले कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है तो हो जाएगा आपका कॉपर यानी तांबा, ये विद्युत का सुचालक होता है। और बात करें कि सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है विद्युत का, तो चांदी हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 7। सर गलत है, 18। अच्छा, 18 तत्व होता है, आपको ध्यान में रखना है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आवर्त सारणी में अगर वर्ग पूछ ले तो 18, अगर पूछ ले आवर्त पूछ ले तो 7, वर्ग पूछे तो 18 और आवर्त पूछे तो 7। तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आवर्त सारणी से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आवर्त सारणी से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100% पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है आवर्त सारणी के बारे में कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं। जो ऊपर होता है, ऊपर मुँह है वो वर्ग होता है, 18 वो वर्ग है। जो नीचे होता है वो होता है आवर्त होता है, जो कि 7 है। आपका अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 के बराबर। तो 7 के बराबर बिल्कुल सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। अगर 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय विलयन हो जाएगा और 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय विलयन होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? 1970 में। तो बिल्कुल सही है, 1970 में भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना प्रारंभ की थी। और बात करें बाघ की बात आ गया है तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो कि है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, वो कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में पाया जाता है। और सुंदरवन क्या है? तो पश्चिम बंगाल में है। ये सभी बात आपको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, रोज आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन। तो मुकुलन के द्वारा ही जो होता है कि जनक के शरीर से कलिका निकलती है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में वीर्य संबंधित है? मनुष्य में वीर्य संबंधित है उत्सर्जन से। तो उत्सर्जन से संबंधित है। वीर्य का काम होता है जो कि हानिकारक पदार्थ मलमूत्र होता है उसे वीर्य के माध्यम से बाहर निकालता है। वीर्य करने का कार्य करता है, उत्सर्जित करने का कार्य करता है वीर्य। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसमें दिया है कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये सभी आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न है, जल संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। आपका राइट आंसर है जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है?
तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग तत्व होता है जो कि पुंकेसर होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, आपको ध्यान में रखना है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। आपका अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा। तो अमीबा में होता है, बिल्कुल सही है। द्विखंडन अमीबा में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये जो है टुकड़ा होते जाता है और नए नए अमीबा बनते जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर जो होता है उपभोक्ता के श्रेणी में होता है, और जो हरे पौधे सब होता है वो प्राथमिक उत्पादक हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा जो कि अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय कहते हैं, बिल्कुल सही है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। कितने जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा बोले तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? 23 जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा होता है। युग्म मतलब जोड़ा होता है। अभी मैंने बताया कि 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है। 23 जोड़ा युग्म का मतलब होता है जोड़ा। 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होता है। आपका अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं, यानी कौन से उपभोक्ता होते हैं? हिरण। प्राथमिक उपभोक्ता होता है हिरण। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे साग सब्जी या फल उल सब खाता है, इसीलिए बिल्कुल सही है। हरे साग सब्जी खाता है, यानी कि हरे पौधे को खाता है हिरण, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। आपका अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। तो अंडाशय से बिल्कुल सही है। पुष्प का अंडाशय भाग जो होता है वह फल बनाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। आपका अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में यानी कि पौधे में जो होता है उसमें जाइलम का कार्य क्या होता है? किसके लिए वह उत्तरदायी होता है? तो जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जल का वहन करता है जाइलम। पौधे में यानी पेड़ में जो होता है जल का, जड़ से लेकर पूरे पत्तियों डहलियों तक पहुंचाता है जाइलम जल को। जल को पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। वही खाना को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम में दोनों में अंतर आपको समझना होगा। ज से जल, तो जल पहुंचाने का कार्य क्या करता है पौधा में? तो जाइलम करता है। और खाना यानी कि खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है कि खाना पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। और जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। ये सब पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है सभी बातों को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपको 4 को ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसमें जो है केचुआ हो जाता है, जोक हो जाता है, ये सब क्या आता है? उभयलिंगी जंतु है। तो आपको जिस प्रकार से ऑप्शन रहेगा उस प्रकार से आपको टिक आउट करना है। तो आपका राइट आंसर इसमें दिया हुआ है केचुआ, तो केचुआ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर केचुआ की जगह अगर आपको जोक दे देता तो वो भी सही होता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सभी उभयलिंगी जंतु है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। तो फूलों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों द्वारा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रेक, किडनी। तो वृक्क उत्सर्जी अंग होता है। अभी तुरंत ही इस पर चर्चा की है। अभी तुरंत हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है, तो आपको ध्यान में रखना है उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो वृक्क होता है। ठीक है, तो ये था बिहार बोर्ड परीक्षा का साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। तो 80 प्रश्नों का मैंने ये सीरीज एक मॉडल पेपर खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम इससे आगे का वीडियो बनाएंगे, जिसमें फिर से एक मॉडल पेपर चालू करेंगे नया। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोज वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपका तैयारी और भी जबरदस्त हो जाए और बिहार बोर्ड की परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स ला सके। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।